बहुत फैशन वाली लड़की थी, उसको फैशनेबल रहना अच्छा था, लड़कियां को अच्छा लगता है। और बहुत थक चुकी थी, उसने बहुत गलतियां की, बहुत थक चुकी थी। मैंने उसको बोला कि बेटा दंगल देखा है? उसने बोला हाँ। मैंने बोला बोल तू बाल कटवाएगी? उसने तो कटवाए थे। उसने बोला कटवाऊंगी। तुरंत जाके उसने बाल कटवाए। एमएचजी के पेरेंट्स को शायद क्वेश्चन मार्क होता होगा कि ये सब लड़कियां बाल क्यों कटवा देती है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बहुत गहराई वाली चीज है, क्योंकि एक लड़की, एक दादा धर्माधिकारी करके बहुत अच्छे हमारे इंसान थे, वो कहते थे कि हर पुरुष को और हर स्त्री को मानव बनना है। स्त्री को भी मानव की तरफ जाना है, पुरुष को भी मानव की तरफ जाना है। तो स्त्री को अपने जो स्त्रीत्व होता है उससे लगाव होता है, तो वो मानव की तरफ नहीं जा सकती। पुरुष अपना पुरुषत्व नहीं छोड़ता। ये बहुत गहराई वाली बातें है। तो बात बाल कटवाने की नहीं है। बाल एक अपने जज्बे का ये अभिव्यक्ति है, एक एक्सप्रेशन है कि देखो मैं मेरी जिंदगी में हाथ में लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। वो एक छोटा सा मिसाल है, एक सिंबॉलिक है, प्रतीक है कुछ भी करने की तैयारी करने का। और सचमुच जरूरी नहीं है कि सब लड़के ऐसे कर पाए, लेकिन एमएचजी में लड़कियां करती है। और मैं उनको कहता हूं कि बेटा अभी लाली लिपस्टिक ये सब कुछ भी नहीं, तुम एक बार इंडिपेंडेंट बनो, पैसे कमाओ, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, अपने फैमिली को प्राउड हो ऐसा करो, फिर जो करना है करो। बड़ी हील वाले सैंडल पहन के घूमना, फिर अच्छे से अच्छी ब्रांडेड पर्स लेके घूमना, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट पहले इंसान बन के अपनी आइडेंटिटी बना के बताओ। उसके लिए ये सब ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। ये सब छोड़ के करोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। और फिर बच्चे क्या करते हैं उसकी ये मिसाल है। तो मेरी दंगल की हीरोइन। सो 16 जून 2018 सुबह 4:45 बजे नवसारी से वडोदरा की ओर जाने वाली मिसाल ऑनरशिप एक्सप्लोरर नाम की ट्रेन से शुरू हुआ मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। और थोड़ा आगे जाके बताना चाहूंगी। एक बड़ी सी बेटी के बाद स्वाभाविक एक बेटे की राह में मैं अपनी ट्विन सिस्टर के साथ इस दुनिया में पधारी। और फैमिली के सभी लोगों ने सर पे हाथ रख के हमारा स्वागत किया। क्योंकि एक लड़की ऑलरेडी थी और 2 आ गई, 3 हो गई, अब कैसे संभालेंगे। पर मेरे मम्मी पापा ने कभी ऐसा नहीं किया। वो पहले से लेके अब तक हमारे लिए इतनी ही हैप्पी थे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू बोथ ऑफ यू कि आपने हमें जन्म दिया और ये ब्यूटीफुल दुनिया देखने का मौका दिया। अभी मैं अपनी बात करूं तो बचपन से ना मैं बहुत चिड़ी लड़की थी। मतलब मुझे कुछ भी बात अगर कोई बोल जाए ना तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था। मैं सब मुंह फुला के बैठ जाती थी। सब चीजों में चिड़चिड़ करना और गुस्से में ही जवाब देना, ऐसा मेरा स्वभाव था। साथ ही में मैं बहुत ही मस्तीखोर भी थी। बोल बोल करना, बिना काम का बोलना, ये करना वो करना, वैसा सब भी मुझे बहुत करना पसंद था। और ऐसे ही मेरा बचपन गया। मम्मी पापा ने अपनी सूझबूझ के हिसाब से मेरी परवरिश की, इतना बड़ा किया। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। बचपन में 8-9 स्टैंडर्ड तक क्लास में फर्स्ट रैंक आता था। पर फिर अब तो बड़े हो गए, फ्रेंड्स मिल गए, तो अब मस्ती में लग गए, तो इधर उधर ध्यान भटका और परसेंटेज डाउन होने लगे। 10th में परसेंटेज कम आए। मुझे बचपन से कलेक्टर बनने का भी बहुत शौक था। वो शौक ही रह गया। वो मुझे अभी पता चला कि वो मेरी कोई वो अंदर से नहीं था कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे ये चेंज करना है, मुझे वो करना है। वो सब कुछ भी नहीं था। बस इतना पता था कि कलेक्टर होंगे तो 4-5 लोग आसपास घूमेंगे, हमें अटेंशन देंगे, हम जो बोलेंगे वो होगा, हमारी एक साइन पे हमें 1 लाख रुपया मिलेगा। तो मेरी तो यही ड्रीम थे कि मुझे कलेक्टर बनना है। फिर पता चला कि वो तो सब शौक है और कुछ भी नहीं है। फिर 10th में पास होने के बाद मेरे पास साइंस लेके डॉक्टर बनने का ऑप्शन आया और बिना सोचे मैंने साइंस ले लिया।
अभी मुझे उसमें कुछ इंटरेस्ट था नहीं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था साइंस में पढ़ना, पर अभी ले लिया था, कुछ करना तो पड़ेगा। और मैं सोचती थी कि बिना ट्यूशन के मैं पास नहीं हो पाऊंगी, और ट्यूशन चाहिए तो वो भी बड़ा महंगा वाला। अभी इतना अफोर्ड करने की मेरी तो हैसियत नहीं है, मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं। तो अभी मैं क्या करूं, जो है उसमें चला लिया। तो वैसे ही चलता गया। और वो सब माइंड में चल रहा था कि यार ट्यूशन नहीं है, स्कूल में बराबर इतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं कैसे मेहनत करूंगी, कैसे पास करूंगी। जैसे तैसे 11 में धक्का देके सर ने मुझे 12th में दिया और बोला कि पास हो जाना। पर मैंने बहुत ट्राई, जो करना था वो नहीं हो पाया, और मैं आखिर में 12th में फेल हो गई। तो ये जब मैं फेल हुई तो वो बात पूरे समाज के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए बहुत ही बड़ा वो बोलते ना शौक था सबके लिए कि ये फेल हो गई, इतनी होशियार लड़की थी, इतना करती थी, ये कैसे फेल हो गई। तो ये सब जब आया ना, तो वो सब चीजें मैं बेयर नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत डिप्रेशन फील हो रहा था और मैं बहुत ही दुख फील कर रही थी, क्योंकि पहले से अब तक जो भी पढ़ा था, जितना भी हमने अचीव किया था, उससे मम्मी पापा को प्राउड ही हुआ था। पर अभी मैं फेल हो गई तो अब उनके लिए भी वो सिचुएशन आ गई कि सबका उनको भी सुनना पड़ रहा था कि आपकी बेटी फेल हो गई, आपकी बेटी फेल हो गई, आपकी ये बेटी फेल हो गई। और ऐसे ही गुस्से में आके मुझे याद है वो आज भी वो दिन कि पापा ने मुझे गुस्से में ऐसा बोला था कि यहाँ से कूद के मर जा। आज भी वो वर्ड मुझे याद है। मुझे पता है कि वो बहुत उनको दुख पहुंचा था, इसीलिए उन्होंने बोला था। बाकी कोई भी पिता अपनी बच्ची को ऐसा नहीं बोलेगा, पर मैं जानती थी कि मैंने उनको बहुत दुख दिया था। उन्होंने बहुत कुछ मेरे लिए किया था, पर मैं उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाई, इसीलिए उन्होंने मुझे ये बोल दिया। पर उस टाइम पे मैं खुद भी इतना डिप्रेशन फील कर रही थी ना, तो मैंने सोच लिया कि नहीं यार, सही बात है, मर ही जाना चाहिए। अगर इतना नहीं कर पाई तो अभी क्या कर पाएगी, मर ही जाना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है अभी मेरे पास। पर फिर मुझे तुरंत ऐसा हुआ कि फेल होके क्या मैंने अपने मम्मी पापा को कम दुख दिया है कि अभी मर के पूरी जिंदगी दुख दूं। फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे क्या करना है, और मुझे तब मैं ओएसिस के साथ ज्वाइन थी, तो मुझे पता था कि ओएसिस कोई भी सर्टिफिकेट से किसी भी बच्चे को जज नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ पे लाऊं, उनको यहाँ पे मिलाऊं, और आगे मुझे क्या करना है उसका मैं सोच के डिसीजन लूं। और फिर मैं अपने पेरेंट्स को, अपने फैसिलिटेटर को मिलाने लाई, उनसे बात की, सब हुआ, और तब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया मिसाल ऑनरशिप एक्सप्लोरर के बारे में, कि 2 साल का ऐसा प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं और ऐसे बच्चों को हम इनवाइट कर रहे हैं। सो उसके लिए भी मैं बहुत 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 ही थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे उसमें इनवाइट किया, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। फिर जर्नी शुरू हुई मेरी मिसाल ऑनरशिप एक्सप्लोरर में। कम्युनिटी थी, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली जीना था, सब कुछ अपने आप करना था, साथ में ही काम भी करना था, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना था। फिर यहाँ पे आए, सब काम करने लगे। जैसे मैंने बताया कि मैं पहले बहुत मस्तीखोर और ऐसे ही फ्रेंड्स में लगी हुई लड़की थी, तो मुझे मस्ती वगैरह बहुत अच्छा लगता था। काम वगैरह तो ठीक है, चलो वो सेकंड नंबर की बात है, पर सबसे पहले मेरे लिए तो मेरे फ्रेंड्स आते थे, मेरे लिए तो मेरी कम्युनिटी आती थी। सो अभी शुरू हुआ मेरा टाइम पास। काम का समय होता था, मुझे बकबक करने की आदत। सब लोग अपने डेस्क पे बैठ के काम करते थे, मैं उठ के 1-2 लोगों को ऐसे डिस्टर्ब करके, अरे अच्छा ये चल रहा है, वो चल रहा है, क्या है, वो है, बात करके आती थी, फिर आराम से बैठ के आती थी और फिर अपना काम करती थी। ऐसे मेरा टाइम पास चलता रहता था। फिर ग्रोथ नहीं हो रहा था, 2-3 महीने चले गए, ऐसे ही चलते रहे। फिर मेरी बहुत सारी अट्रैक्शन की स्टोरीज हुई, फिर मेरा सामर्थ्य का भी हुआ, सब चीज़ें धीरे-धीरे अटैच होने लगी मेरे साथ। और जैसे संजू भाई ने इंट्रोड्यूस किया, वैसे ही दंगल का मैंने जो किया, जो चैलेंज मैंने ली, अपने हेयर कट करवाए।
फिर ऐसा हुआ कि मेरा कैरेक्टर जो था मतलब कोई अगर आए तो आए, मुझे टपली मार के चला जाए, मुझे कुछ भी बोल के चला जाए ना, तो मैं कुछ नहीं बोलती थी। मतलब आई वाज़ लाइक अगर मैं कुछ बोल दूँगी ना तो यार मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो पाऊँगी। उस इंसान को फिर वो बुरा लग जाएगा, फिर वो मुझसे बात नहीं करेगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे मैं सोचती थी ना, इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं थी। एक बार तो ऐसा हो गया, किसी दोस्त ने मुझे ऐसे ही मस्ती-मस्ती में ज़ोर से झापट मार दी। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि ऐसी सिचुएशन आई, मुझे 2 काम करने थे। एक मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो मुझे मेंटर ने सौंपा था, उन्होंने मुझे डेडलाइन के साथ काम करने को बोला था, और दूसरा काम था जो हमें कम्युनिटी में करना था। अभी दोनों चीज़ को मुझे बैलेंस करके काम करना था। कम्युनिटी वाला जो पार्ट था उसमें मैं थोड़ा बाहर निकल के अपना काम को प्रायोरिटी देके करूँ तो चल सकता था, ऐसा मुझे क्लियर था। पर मुझे तो फ्रेंड्स चाहिए, मुझे तो वो सब करना था। तो वो ऐसे ही कि मैं चॉइस ले रही थी तो बार-बार मुझसे चॉइस यही आ जाती थी कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, इसमें मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ये करना पड़ेगा, और वो काम मेरा सफ़र होने लगा। फिर जब डेडलाइन आई और मुझे पूछा कि क्या हुआ काम का? खत्म नहीं हुआ? तब मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैंने तो अपना टाइम इसमें पास कर दिया था, मैंने तो यहाँ पे अपना वक़्त दे दिया था। फिर मेरी सबसे बड़ी वीकनेस मेरे सामने आई कि मैं बहुत ही गर्लिश टाइप लड़की थी। मतलब छोटी-छोटी चीज़ों में ऐसे टाइम पास करना, लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, ऐसे छोटे बच्चों की तरह बिहेव करना, दिस इज़ नॉट एमएजी। मैं यहाँ पे ये करने नहीं आई थी। मुझे तो यहाँ अपना ग्रोथ देखना था। मुझे तो यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था कि जो शिक्षण पद्धति ने मुझे फेल साबित किया है, मैं यहाँ पे आके वो प्रूव करना चाहती थी कि मैं फेल नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं तो कुछ करने आई हूँ यहाँ पे, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? फिर जब संजू भाई के साथ मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बताई कि एमएचई एक नाउन है, उसका एक सेंटर है। एमएचई के 2 पार्ट हैं, एक कम्युनिटी और एक आपका सेल्फ, जिसको आपको एक्सप्लोर करना है, जिसको आपको कैरेक्टर को आपको बिल्ड करना है। अभी कुछ लोगों की ज़िंदगी में जो बड़ा-सा राउंड है ना, वो सेल्फ होता है, वो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, और एक छोटा-सा राउंड होता है, वो कम्युनिटी का पार्ट होता है, जिससे उनका सेल्फ डेवलपमेंट होता है। और किसी की ज़िंदगी में वो बड़ा-सा राउंड कम्युनिटी बन जाता है, जिसमें वो सबका अच्छा देखते हैं, सबके लिए कुछ न कुछ करने में टाइम जाते हैं, और सेल्फ के लिए उनके पास इतना ही पार्ट होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, अभी इसमें से कौन-सा सेंटर आप बनाते हो अपनी ज़िंदगी में, वो आप पे है। तो आपको वो सोचना है कि आप कैसे कर रहे हो और अभी आपको कहाँ जाना है। फिर ऐसी मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने शुरू किया अपनी एक-एक मिनट को पकड़ना, कहाँ मैं गिर रही हूँ, कहाँ मैं बिना बात का बोल रही हूँ। मैंने सबसे पहले शुरू किया बोलना बंद किया कि जो जिस जगह पे मैं बिना काम का बोल रही हूँ, बार-बार बोल रही हूँ, नहीं बोलना है वो बोल रही हूँ, वो मैंने स्टॉप किया। सबसे पहले मैंने चुप रहना शुरू किया। फिर दिन में जो भी जगह पे मेरे से छोटी-छोटी गलती हो रही थी, उसको मैंने पकड़ना शुरू किया। रात को बैठ के डायरी लिखती थी कि मैं कहाँ पे मिस हो गई, मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, वो सब मैं चीज़ नोट करती गई, और अगले दिन ये चीज़ को मैं ध्यान में रखूँगी और मैं नहीं करूँगी, ऐसा मैंने करना शुरू किया। ऐसी मेरी 1 साल तक जर्नी चलने लगी। कभी-कभी ऐसा हो जाता था कि मुझसे हो जाता था ना, वो भी मैं नहीं देख पाती थी। फिर धीरे-धीरे मैंने ऐसे ही अपने आप को देखना शुरू किया, अपनी प्रोसेस शुरू की, और अभी भी प्रोसेस मेरी चल तो रही ही है, पर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आज मैं वैसी अभी नहीं रही हूँ। जितना बोल-बोल करना, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, अभी मैं अपने कंट्रोल में हूँ। मतलब अभी मुझे कहीं पे कुछ बोलना है तो मैं समझ के और सोच के बोलती हूँ, मैं ऐसे-वैसे नहीं बोलती। सो वो एक मेरे लिए अचीवमेंट रही। दूसरा कि पब्लिकेशन का काम था, जिसमें मुझे टीम में काम करना था। सो मैं बहुत ही बोलने वाली लड़की थी, मेरे लिए साइलेंट रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो पब्लिकेशन ही ये ऐसा डिपार्टमेंट था जहाँ पे आपको फ़ोकस से काम करना होता है, आपको साइलेंटली काम करना होता है, और ऐसे डिपार्टमेंट में काम करना मतलब मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो अभी ऐसे काम मैं कैसे कर पाऊँगी? पर मुझे चैलेंज लेना था और करना था, इसलिए फिर 1 महीने के लिए ओएसिस वैलीज़ पे हमें पब्लिकेशंस के ऊपर काम करना था, और यहाँ पे आके काम करना पड़ा। तो 1 महीने के लिए मुझे
एक रूम में बैठ के काम करना था, जहाँ मेरे साथ कोई दोस्त नहीं होंगे, जहाँ मेरे साथ कोई भी नहीं होगा, बस मेरा काम होगा और मैं होंगी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी। जब मैं काम करती थी ना, तो मुझे वो दिन याद आते थे। अरे यार, कोई है नहीं, किसी के साथ बात करूँ। खाना खाने के लिए भी, चलो खाना खाने के लिए जाती हूँ ऊपर, थोड़ा बातचीत हो जाएगी दोस्तों के साथ, थोड़ा टाइम पास मिल जाएगा। पर फिर खाना भी नीचे मँगवाना शुरू किया, क्योंकि मुझे किसी के साथ भी कम्युनिकेशन नहीं करना था। तब मुझे अपने आप के साथ बैठना था, अपने आप को जानना था, अपने आप को टाइम देना था और खुद का कैरेक्टर बिल्ड करना था। तो बस मैंने वही प्रैक्टिस शुरू की और 1 महीने तक मैं एक रूम के अंदर बैठ के बस अपना काम कर रही थी और कुछ भी नहीं कर रही थी। जो लड़की इतना बोल-बोल करती थी, 1 महीने तक मैंने किसी से इतनी बात नहीं की। जो भी काम का था, ज़रूरी था उतना बोला, बाकी पूरा फ़ोकस अपने काम पे डाला। और मैंने रिज़ल्ट देखा कि एमएचए की पूरी प्रोसेस जो थी, उसमें उस महीने में मैंने सबसे हाईएस्ट 22 के 22,000 की प्रोडक्टिविटी उस मंथ में मैंने हासिल की थी। तो जब मैं आई थी, तब जो काम मैं करती थी उससे मैं बहुत मुश्किल से 5-7 हज़ार कमा सकती थी। उस मंथ में जब मैंने फ़ोकसली काम किया, इतना अच्छे से काम किया, अपने आप में काम किया ना, तो मैं 22 तक पहुँच पाई। तब मुझे पता चला कि ये मेरा पोटेंशियल है, ये मैं कर सकती हूँ। वो सब तो बस 2 मिनट का काम है, जो आता है चला जाता है, आपका टाइम लेके जाता है। आप उसमें कुछ उगा नहीं सकते हो, पर ये मैं सच हूँ, जो मैंने प्रूव किया उस टाइम पे। सो इसी तरह मैंने पब्लिकेशन डिपार्टमेंट जॉइन किया, जो सबसे पीसफुल डिपार्टमेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, जो मेरे कैरेक्टर से पूरा डिफरेंट था, पूरा अपोज़िट था। ऐसे डिपार्टमेंट में मैंने काम करना शुरू किया और जो अगले साल में 7 बुक्स आई, इस साल भी जो 5-6 बुक्स हमने की, उसमें मैंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और मेरे लिए ये प्राउड की मोमेंट तो है ही। मुझे बहुत ऊपर और आगे के लेवल पे जाना है, पर इस उम्र में मैंने जो काम किया और संजू भाई जैसे बड़े लेखक की पुस्तक में मेरा नाम आया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्राउड की मोमेंट है। मुझे और आगे बढ़ना ही है, पर नाम आया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात अभी की उम्र में है। सो इसी तरह जर्नी बढ़ती गई। दंगल संजू भाई मुझे इसलिए बोलते हैं कि मैं उनके जैसे लड़ती नहीं हूँ, जो दंगल मूवी में है, वो लोग अखाड़े में जाते हैं, सबको उठा-उठा के पछाड़ के फेंकते हैं, वैसी दंगल तो मैं नहीं हूँ। पर जो अंदर की दंगल की बात है ना, कि आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि कोई आपके सामने एक शब्द भी आपको नहीं बोल पाए। आप गलत हो तो वो नम्रता से आपको बोल रहे हैं, आप उसको स्वीकार के उसको चेंज करें, बात अलग है। कोई आके आपको ऐसे ही खिलौना बना के चला जाए और खिलौनों की तरह आपके साथ खेल के जाए, ऐसा कैरेक्टर चाहिए तुझे? कभी नहीं। मैं किसी का खिलौना नहीं हूँ। मैं एक कैरेक्टर मेरा मैंने ऐसा बनाना शुरू किया कि कोई भी मुझे खिलौना समझ के मेरे साथ खेल नहीं सकता है। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आके मुझे सिर में हाथ भी लगा जाए या मुझे कुछ भी बोल जाए। मुझे ये कैरेक्टर चाहिए और वो कैरेक्टर पाने की राह में मैं चलने लगी। तो ऐसे ही छोटे-छोटे इंसिडेंट्स होने लगे और मैं अपना कैरेक्टर बिल्ड करने लगी और उस टाइप से शायद मैं संजीव भाई की दंगल बन रही हूँ, बनी नहीं हूँ। मैं प्रोसेस में हूँ और मैं बनने जा रही हूँ। सो ये मेरा एमएचए का बहुत ही ब्रीफ में और छोटा वाला इंट्रोडक्शन था। थोड़ा-सा मैं कुछ ये भी बताना चाहूँगी कि एमएचए ने मुझे क्या दिया है। अ मुझे याद है कि मैं बहुत मतलब मुझे बहुत फरियादें थी अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से कि मुझे ये नहीं मिलता है, मुझे ये वो नहीं मिलता है। मतलब उस टाइप से, जो सबको शायद होती है, सब बच्चों को अपने पेरेंट्स से होती है। वैसी फरियादें मुझे भी अपने पेरेंट्स से थी। पर पता नहीं क्यों कुछ अजीब-सा चिड़चिड़ापन मुझे अपनी मम्मी के साथ भी था। वो उनको बहुत अच्छी तरह से फ़ील हुआ ही होगा क्योंकि उनके साथ मेरे बहुत झगड़े होते थे। पर एक बात जो मैंने यहाँ पे आके इतनी गहराई से फ़ील की वो थी, मैं खुले दिल से बताना चाहूँगी हाँ, कि मुझे याद है मतलब एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पीरियड्स आए और पहले दिन मेरी इतनी ख़राब हालत हुई कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। मतलब मैं एकदम लूज़ हो गई थी, मतलब ऐसा लगा कि क्या हो गया है मुझे, अभी मैं मर जाऊँगी 2 मिनट में, इतनी मेरी ख़राब हालत हो गई। उस टाइम पे मैंने रेस्ट किया, मुझे पूरे 2 दिन लगे मुझे अच्छा होने में और खड़ा होने में। उस दिन मुझे मेरी मम्मी याद आई।
कि जब उनके पीरियड्स आते थे ना तो वो बोलते भी नहीं थे, और उस टाइम पे हम लोग इतने रिजिड होते थे ना कि क्या अभी खाना नहीं दे रहे हो, ये नहीं हो रहा है, मम्मी जाती है, मतलब मेरी मम्मी काम भी करती है और घर भी संभालती है। तो जब वो कभी ऐसा होता था कि उनको लेट हो जाए तो वो ऐसे ही जॉब पे चले जाते थे, रोटी नहीं बनाई होती थी तो वो मुझे या किसी सिस्टर को किसी को बनानी पड़ती थी। तो हम इतना कोसते थे ना उनको कि यार इतना बना के नहीं जा सकते, 10 बजे की ड्यूटी होती है तो सुबह जल्दी उठ के नहीं कर सकते क्या? इतना रख के चले जाते हैं, स्कूल में जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है, ये सब बहुत बड़बड़ करती थी। पर उस दिन जो मैंने फ़ील किया ना कि यार वो स्त्री 5 दिन ऐसे खड़ी रहती है ना कि पता भी नहीं चलता है कि उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, और मैं उसको कोसती थी। मतलब तब मुझे इतना वो फ़ील हुआ ना गहराई से, तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट हुई उनके लिए कि क्या उनकी हिम्मत है। और उनकी हिम्मत से आज तक जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है और मैं ऐसा सोचती हूँ ना कि यार नहीं हो रहा है, मुझे गिव अप कर देना है, तो मैं अपने मम्मी को याद करती हूँ। मैं देखती हूँ कि वो दौड़-दौड़ के अपना काम करती है, अपनी जॉब करती है, पूरा घर सँभालती है, सब कुछ करती है, फिर भी हमें एक बार भी नहीं बोलती है कि तुम लोग हेल्प नहीं कर रहे हो, कभी नहीं बोलती है। और मैं प्राउड से कहना चाहती हूँ कि इतना दौड़-दौड़ के करती है ना, फिर भी उन्होंने बेस्ट आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का अवार्ड जीता है। इतने वो उससे काम करती है। तो वो चीज़ मुझे हर बार जब भी मुझे डाँट पड़ती है और जब भी मुझे ऐसा कोई बोलता है ना कि तेरे काम इतने भंगार है, तू बराबर नहीं कर रही है, वो मेरे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए होता है ना, तब मुझे मेरी मम्मी याद आती है। यार देखो वो इतना सब कुछ सँभालने के बाद भी अगर वो बेस्ट आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का अवार्ड जीत सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं कर सकती हूँ। और वो जो पुश मुझे मिलता है ना, वो इंस्पिरेशन मुझे अपनी मम्मी से मिलता है हमेशा। और पापा की तो मैं लाडली हूँ ही, है ना पापा? सो मुझे पता है मेरे पापा कभी नहीं दिखाते, पर उन्होंने कभी हम चारों भाई-बहनों के बीच में कोई फ़र्क नहीं किया है। अगर वो एक को ₹10 देंगे, तो वो चारों को ₹10 देंगे। अगर वो एक को नहीं देंगे, तो वो किसी को नहीं देंगे। तो उनका जो प्यार है, तो मैं उन आपको वो थैंक यू बोलना ही चाहूँगी कि आपने मुझे बोला यहाँ से कूद के मर जा। क्योंकि अगर आपने वो नहीं बोला होता ना, तो आज मैं यहाँ पे इस तरह ज़िंदा नहीं होती। वो चीज़ ने मुझे ज़िंदा होने के लिए वो हिम्मत दी। सो एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने ये ब्यूटीफुल लाइफ़ और ये डिंकल को इस दुनिया में दिया। और एक बात मैं बताना ही चाहूँगी कि बहुत पीछे लगे हो मेरे आप दंगल बनने के लिए। और सबके सामने आज प्रॉमिस करना चाहूँगी कि आपकी ये डिंकल एक दिन दंगल बन के दिखाएगी, बन के दिखाएगी। सो 12th फेल, राइट? बहुत सारी स्टोरीज है उसकी। 12th साइंस लेके वो फेल हुई। बड़ौदा आई, हमने उसका एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया, तो उसका एप्टीट्यूड निकला आर्ट्स। फिर साइंस में फेल ही होगी। अब उसको वापस 12th की, अब एमएचजी ज्वाइन कर लिया, लेकिन एग्जाम तो देनी है। एमएचजी वाले सब बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, पढ़ते नहीं है। सो वापस एग्जाम तो देनी थी। अब मुझे तकलीफ हुई कि साइंस का एप्टीट्यूड नहीं है, साइंस में फेल हुई है, तो वापस वो रीटेस्ट देगी साइंस का। क्या मतलब है इसका? अब बहुत बड़ी दुविधा हो गई कि 12th साइंस फेल हुई लड़की एग्जाम दे दी है, फेल हुई है, उसका आर्ट्स करवा के आर्ट्स में एग्जाम कैसे दिलवाए। मैंने ऐसा किया नहीं था, लेकिन मुझे आपत्ति थी कि वो साइंस की एग्जाम नहीं दे सकती है क्योंकि उसका एप्टीट्यूड नहीं है। वो भी कबूल हो गई कि बराबर है, मुझे आर्ट्स ही पढ़ना चाहिए। आप नहीं मानोगे, हमने गुजरात बोर्ड तक चक्कर चलाए और मैंने बोल दिया हमारे सब दोस्त, जितने भी मेरे प्रिंसिपल के जो भी हमारे दोस्त है करीबी, कि प्रिंसिपली जो लड़की जब भी जगती है कि नहीं साइंस मेरी लाइन नहीं है, आर्ट्स है,
तो उसको लाइन बदलने की परमिशन होनी ही चाहिए, और वो परमिशन मिली, और उसने 12th आर्ट्स की एग्जाम देके उसने, साइंस पढ़ी हुई लड़की ने 12th आर्ट्स पास किया और फिर उसने आर्ट्स ज्वाइन किया। सो ये उसकी कहानी की शुरुआत थी ऑलमोस्ट। अभी उसने जो बताया उसमें आई थिंक लास्ट रिट्रीट में उसने जो स्टोरी बताई थी वो आई थिंक यूट्यूब पे भी है। लास्ट रिट्रीट की सबसे आई थिंक अच्छी स्टोरी थी वो, इट वाज टॉप स्टोरी, जो उसने ऑलमोस्ट 25 मिनट बताई है। लेकिन बिल्कुल बुज़दिल लड़की थी, अंधेरे से डरती थी, अकेले रहने से डरती थी, यू नो, किससे नहीं डरती थी। आज आप न मानो लेकिन अकेली रूम में रहती है, अकेली घर में रहती है, अंधेरे से रहती है। पहले दोस्त डराते थे तो डरती थी, अभी दोस्त डराएंगे तो वो डरती नहीं है। वो काफी हिम्मत वाली और काफी बहादुर लड़की होने चली है, तो दंगल डॉटर तो हो ही रही है। और इतनी छोटी बच्ची ने, जो अभी सेकंड ईयर क्लियर कर रही हो, राइट? क्या सेकंड ईयर माने क्या होता है? कुछ नहीं होता ना आज की एजुकेशन सिस्टम में। सेकंड ईयर का बच्चा माने क्या? अभी तो पढ़ रहा है, छोटा बच्चा है ना, कॉलेज कर रहा है। ऑलरेडी आई थिंक मेरी 10 से 12 किताब में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुझे गर्व होता है कि मैं एक्सपीरियंस्ड हो रहा हूं, मेरी किताबें एक्सपीरियंस्ड हो रही है, लेकिन मैं एकदम नए बच्चे से काम करवाता हूं। और उनके जज्बे देखो कि वही स्टैंडर्ड का जो हमको काम चाहिए, वो कितना डांटा होगा मैंने, कितनी बार काम लौटाया होगा, आपको कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन आज आप वो काम हाथ में लेंगे, लास्ट ईयर की, इस साल की और उसके पहले के साल की जो किताबें हैं वो आप हाथ में लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका स्टैंडर्ड पहले जैसी किताबों जैसा ही है, लेकिन किया है कोई बिल्कुल नए इंसान ने, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, न उसने लैंग्वेज में कुछ काम किया है, ना कंप्यूटर पे काम किया है। उसकी एक बात, मैंने एक बार उसको डांटा था कि तू ऐसे कैसे गलती करती है, तो उसने मुझे आंखें भर के बताया था कि संजू भाई, आपको पता है कि मैं जब घर पे थी तब हमने पीसी देखा भी नहीं है। और मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा कि ऐसी लड़की जिसने पीसी देखा नहीं, उसको मैं डांट रहा हूं। आई हैव टू गिव हर सम स्पेस, नो, क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं बेचारी, उसने, उसके पास ऐसा एक्सपोजर है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आई नहीं है। तो ये बैकग्राउंड में जहां कुछ नहीं था, वहां से एक छलांग मार के ओएसिस पब्लिकेशन का टॉप लेवल का काम करना, वो कोई छोटी बात नहीं है, और उसके लिए बहुत सारी तालियां उसको मिलनी चाहिए। आर्ट्स के एप्टीट्यूड वाली लड़की थी, साइंस में फंस गई थी। लैंग्वेजेस उसने ली 12th क्लियर करने के बाद, लेकिन बिल्कुल बकवास लैंग्वेज थी। एक तो नवसारी वालों की जो टिपिकल लैंग्वेज होती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। लेकिन वो तो ठीक बात है, वो तो लहका है, ठीक है, लेकिन लिखने में जो शुद्धता चाहिए, राइट? तो एक दो गुजराती लैंग्वेज भी उसकी बहुत पुअर थी, और इंग्लिश लैंग्वेज तो बिल्कुल ही बकवास थी। एक शब्द इंग्लिश का वो ठीक से, एक सेंटेंस लिख नहीं पाती थी। आप नहीं मानोगे, मैंने उसको इतना डांटा है, इतना डांटा है, और मैंने बोला है कि डिक्शनरी देखे बिना मुझे एसएमएस या मेल नहीं करने का, यू नो। अगर तुमको पब्लिकेशन में काम करना है और तू ऐसे कुछ भी चीजें मुझे भेजती रहेगी तो नहीं चलेगा। उसने बोला मुझे आपकी तरह राइटर बनना है, मुझे भी लिखना है। उसको स्टोरीज बहुत आती है दिमाग में, बहुत छोटी है, लेकिन उसका सपना है मैं स्टोरीज लिखूं, और मुझे लगता है लिखेगी कभी वो। लेकिन मैंने बोला कि तुमको राइटर बनना है तो राइटर बनने का मतलब क्या है तुमको समझना पड़ेगा, कि एक एसएमएस वो एसएमएस नहीं है, वो राइटिंग की प्रैक्टिस है। तो जो राइटर बनना चाहता है वो कहीं भी गलत नहीं लिखता है, वो हमेशा कोशिश करता है कि वो सही लिखे, सच्चा लिखे, और उसके बाद 1000 बार भी डिक्शनरी देखनी पड़ती हो तो देखना चाहिए। वही कामयाबी की बात है, काबिलियत की बात है। आज मैं आपको वापस बताना चाहूंगा, आज भी डांटता हूं मैं उसको। अभी कभी कभी गलती होती है, हमसे भी होती है, मुझसे भी होती है। आजकल वो गूगल का वो मिसस्पेल भी कर लेता है अपने आप और जल्दी में चला जाता है। लेकिन मुझे बोलना पड़े कि आज उसकी गुजराती और उसकी इंग्लिश सचमुच राइटर बनने का फाउंडेशन बन गई है।
उतनी अच्छी लैंग्वेज आज वो लिखता है। फिर उसका जो दंगल चल रहा था अपने साथ का, उसमें हेल्प हो और काम का काम हो, इसके लिए मेरे जो फेवरेट ऑथर थे हमारे जमाने के, फादर वालेस, मैंने उसको बोला कि बेटा तुमको हेल्प होगा, क्योंकि वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छी बातें बताते थे और बहुत युवाओं के बहुत फेवरेट थे वो। तो मुझे ट्रिब्यूट देना था उनको। वो स्पेन में थे, हम लोग मिलने भी गए थे उनको। बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान और संत जिसको कहते हैं, उस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था। तो मुझे लगा कि अभी उनकी सब किताबें मिलती नहीं है, आउट ऑफ प्रिंट हो जाती है, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम एक ट्रिब्यूट दे उनको। और उनके कुछ किताबें हैं 25-50, उसको मिला के हम एक किताब बनाए और चुन चुन के 25 किताब के बराबर एक किताब होनी चाहिए। मैंने उसको बोला करेगी तू? उसने बोला हाँ करूंगी। बोल तो दिया, फंस गई। उसने सब किताबें पढ़ी, सब किताबों में से अच्छी अच्छी चीजें उसके हिसाब से मार्क की। हर चीज मार्क की हुई उसने अपने हाथ से कंप्यूटर में डाली। उसने हर चीज जो कंप्यूटर में डाली उसको उसने कैटेगराइज की, माने विभाग अलग अलग बांटते हैं ना, कि ये धर्म के बारे में है, ये ईश्वर के बारे में है, ये समाज के बारे में है। उसको उसने ऑर्गेनाइज किया, काफी मेहनत की। और मुझे लगता है कि उसमें फिर थोड़ा क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है, और हमारा ओएसिस पब्लिकेशन का एक उसूल है कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो कोई भी हिसाब से, उसमें मेरा भी नहीं चलता, मैं अपने आप को भी नहीं छोड़ता। बोलते ना कि जो मैं एक बार, वैसी बात है कि वो उसमें मैं मेरी भी नहीं सुनता, क्योंकि वो एक क्वालिटी की बात है, हमारी एक ब्रांड की बात है। तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसने काफी सारा, ऑलमोस्ट 75% 80% उसने काम किया। मैंने सिर्फ 10-20% डाल के वो किताब निकाली है, और मैं कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट पूरी किताब मैंने की हो वैसा लगेगी आपको, लेकिन 80-90% किताब वो उसकी है। हम ओएसिस में जो एमएचईज आते हैं उसको हम कहते हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता, और सब बच्चों को सब काम करने पड़ते हैं। उनको लैट्रिन साफ करना पड़ता है, उनको खाना पकाना पड़ता है, अपना बेड साफ करना पड़ता है, सब चीजें स्वच्छ होनी चाहिए, सब चीजें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, कबाट कबोर्ड सब कुछ, कोई काम छोटा नहीं होता। और ये गांधी जी का जिसको वो बुनियादी तालीम कहते थे उसका हिस्सा है। और हमारी एजुकेशन सिस्टम सब व्हाइट कॉलर को तैयार करती है, कुछ कामों को छोटा मानती है। तो हमारी अभी लास्ट कोई रिट्रीट थी, उसमें किसी ने बताया था, बहुत सही बात है, कि एजुकेशन में हैंड, फिर हार्ट और फिर हेड आना चाहिए, ये सीक्वेंस में। जब हम हाथ से काम करते हैं तो आप आपके हाथ से काम करवा सकते हैं। जब मम्मियां रोटी बनाती है फटाफट, तब आपको लगता है कि क्या है, बना देती, मैं भी बना दूंगी। बनाने की कोशिश करो तब पता चलता है कि कैसे बनती है, राइट? तो ये छोटी बात नहीं है। और ये एजुकेशन अगर घर में भी ना मिले, स्कूल में भी ना मिले, तो फिर मिलेगा कहां? आपको ताज्जुब होगा कि सब बच्चे जो आते हैं उसमें से 80% बच्चों को ये सब काम नहीं आता है। क्योंकि जैसे मेरी मम्मी है, वो गांधीयन टाइम्स की थी, तो हम 3 भाई हैं, मेरी कोई बहन नहीं है। और मेरी मम्मी और पापा दोनों भी लड़के लड़कियों में डिफरेंशिएट नहीं करते थे। तो मैं इतना छोटा था, 4वीं-5वीं स्टैंडर्ड का, तब से पूरे घर में कचरा निकालने का, पोंछा करने का, बर्तन करने का, कपड़े धोने का, और जब वो बीमार होती है तब खाना भी पकाने का। वो मानते थे कि सबको सीखना चाहिए, और बहुत सही बात है, और ये उसूल मैं भी लेके चलता हूं, वो एक विरासत है। तो मैं भी मानता हूं कि सब बच्चों को सब कुछ सीखना चाहिए, उसमें लड़की लड़कों का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये लड़की को ये सब चीजें बहुत पसंद है। सबको पसंद नहीं होती, लेकिन उसको बहुत पसंद है। तो उसने उस डिपार्टमेंट का चार्ज लिया जिसको हम हाउस कीपिंग कहते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में। ओके, हाउस कीपिंग का मतलब आप घर को साफ करते हो, सजाते हो, उस नीट एकदम 5 स्टार होना चाहिए। तो ये मैं कह सकता हूं कि ओएसिस वैलीज में आप रहते हो और आपको रिस्पेक्ट होता है, तो उसका श्रेय जाता है पल्लवी दीदी को।
ओके, अब ये लड़की इतनी है, खड़ी हो जाएगी तो इतनी होगी, ज्यादा नहीं होगी। उसका ड्रीम है, उसको खुद बोलना चाहिए था, लेकिन वो मेरे पास बुलवा रही है। उसके 2 ड्रीम है, एक पल्लवी दीदी को रिटायर करने का और दूसरा अल्केश भाई को रिटायर करने का। अल्केश वो मेरा 30 साल का दोस्त है और ओएसिस पब्लिकेशन का सब कुछ, जो क्वालिटी कंट्रोल करना है, प्रिंटर के सब कुछ करना है, डीटीपी चेक करना, सब कुछ वो करता है। तो ऑलरेडी आपको ताज्जुब होगा कि 2 साल के बाद ये लड़की आज ये लेवल पे आई है, जिसको एक सेंटेंस लिखना नहीं आता था, वो आज इस लेवल पे आई है कि अल्केश भाई ने एज ए वर्क मेंटर उसको ऑलरेडी एक चैलेंज दी है, फॉर्मेट दिया है कि अब सब किताबें तुमको करनी है एंड ही विल जस्ट सुपरवाइज, और चैलेंज दी है कि जब तू 2 किताब ऐसी करेगी जिसमें उसकी कोई गलती नहीं निकलेगी, दैट टाइम्स ही विल रिप्लेस हिम। और मैंने उसको चैलेंज दी है कि बेटा तू 5 साल में भी करके दिखाए, क्योंकि वो 50 साल के हैं। आप 2 साल में करे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन थोड़ी धीरज रख के अगर 5 साल में भी वो काम करती है, तो आप सोचो कि एक साइंस फेल लड़की 25 साल की उम्र में एक इतना प्रेस्टिजियस ओएसिस पब्लिकेशन के डिपार्टमेंट की हेड है और इतनी बड़ी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, उसकी भी वो डायरेक्टर। अगर ये ड्रीम है उसका, अगर वो बनती है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है ना? मुझे लगता नहीं है कि दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल बिना सर्टिफिकेट दिए लेकिन बच्चों को इतना कॉन्फिडेंट और इतनी काबिलियत सिखा सकता है, और वो भी उन चीजों में जिसमें उनको इंटरेस्ट हो। कहां हाउसकीपिंग और कहां पब्लिकेशन। फिर भी ये लड़की दोनों को बहुत खुशी से साथ में लेके चल रही है। सो बहुत सारे अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम मी। और पेरेंट्स, मम्मी और पापा, पापा कहाँ हैं? प्लीज कम फॉरवर्ड। सो पहले मम्मी पापा की रिफ्लेक्शन सुनेंगे। ना कहीं मम्मी ना नमस्ते बताने हिंदी नमस्ते। आज ये दोनों मेरी दंगल है, ये दंगल को तो मैंने कैसे बड़ा किया है मैं नहीं बता सकती, लेकिन दंगल के आमिर खान जी, आपका खूब खूब धन्यवाद इनको आगे ले जाने के लिए। मम्मी के तो तेज क्या होंगे बस भैया बोलना ही पड़ेगा, चलेगा। हाँ, बोलना ही पड़ेगा एक शब्द। ટ્વિન્સ છોકરી જ્યારે મને જન્મ આપ્યો એ લોકો જે ટાઈમે એ લોકોની ડિલિવરી જ્યારે અમિતા નામ છે એમનું, હું ટીના જ કહું એમને, એની ડિલિવરી થઈ ત્યારે મેસેજ આવ્યો ઘરે કે ભાઈ તમને ટ્વિન્સ છોકરીઓ થઈ છે. મારા બાજુમાં અમારી ફોઈની છોકરી બેઠા હતા ને અમારામાં લોકોનું કહેવાનું એવું કે ભાઈ ટ્વિન્સ છોકરી થાય તો એક જ જીવે એમ કે. એમ કરીને મારી બેન હતી તે અચાનક બોલી પડી એક જ રહેશે એમ કે. મેં કહ્યું તમારો વિચાર ખરાબ છે, આ વિચાર તમારો બરાબર નથી. ને આજે તમે બોલ્યા, ભલે બોલ્યા, પણ આ છોકરીઓ મારી લક્ષ્મી છે. પહેલી પણ મને છોકરી જ છે મોટી જીનલ, ત્યાર પછી આ બે ટ્વિન્સ. તો પણ મેં કોઈ દિવસ કંટાળો નહીં કર્યો કે મારી છોકરીઓ છે એમ. આજે બી મને એ લોકો પર ગર્વ છે. આ જગ્યા પર જે ઉભા કર્યા એ લોકોએ મને, એ બહુ મોટી વાત છે મારા માટે તો. ને મારી મમ્મીને તો બહુ જ, મારી મમ્મી તો કાયમ નામ કામ એમ કઈ અમુક ટાઈમે નહીં ઊંઘે, ઊંઘ બી નહીં, ઘડી ઘડી આ લોકોનું નામ લ્યા કરે. તો મેં બી જાગતો જાઉં, પછી ખાલી ખાલી આંખ બંધ કરીને ઊંઘી જાઉં. મમ્મીને એમ કે ઊંઘી ગયો એમ, તો મમ્મી આટા મારે પછી ઘરની અંદર, પણ નામ તો આ લોકોને બોલ્યા જ કરે, ઘડી ઘડી યાદ કરે. કાલે
કાલે સવારે નીકળ્યા અહીંયા આવવા માટે. મમ્મી એમ કે પહોંચે એટલે રિદ્ધિને સીધી સાથે મારી વાત કરવા. મેં કહ્યું હા. અહીંયા આવ્યા પછી અમે ભૂલી ગયા એ લોકોને જોઈને, મને યાદ જ નહીં રહ્યું. મમ્મી અંદર 2-3 કોલ આવી ગયેલા હતા, પછી મેં જોયા. પછી હું થોડોક ટાઈમ કાઢીને ફોન કર્યો મમ્મીને. બહુ ખુશ થઈ ગયા. એમ કે અત્યારે તો એ લોકો બીજી હશે, એટલે એમ કે અત્યારે ફોન નહીં કરો, એ લોકો ફ્રી થાય ને ત્યારે ફોન કરી દે એટલે હું શાંતિથી વાત કરીશ. એમ મેં કહ્યું કઈ વાંધો નહીં, હું શાંતિથી ફોન કરીશ, ફ્રી હશે ત્યારે જ કરીશ. અને આજે જે એ બોલી કે પપ્પાએ કીધેલું કે ઉપરથી કૂદી જાય એમ, હું ખરેખર બોલેલો એને, પણ તે એના માટે જ બોલેલો હું. અને કે આને ખબર પડે કે પપ્પા કેમ ખીજવાયા એમ. હું કોઈ દિવસ અત્યારે આટલા સુધી ભણ્યા રે, પણ હું કોઈ દિવસ એ લોકોને બોલેલો નથી કે તમે આમ કેમ કરો તેમ કેમ કરો. ઓસીએસ નું પણ લઈને આવે, મમ્મીને જ વાત કરે, મને તો કરે જ નહીં. એ લોકોને ખબર કે પપ્પા ના જ પાડી દે, હું ના જ પાડી દઉં. કઈ બી મને કહે અહીંયા જવાનું છે, ના નહીં જવાનું, કઈ કામ નહીં મળે, એમ જ કેમ. એ લોકોને કાંઈ એમ જ જાય ને ત્યારે એક શબ્દ બી નહીં બોલું, ખાલી ત્યારે જ કહી દઉં એમ કે ના નથી જવાનું, કઈ નથી કરવાનું, આમ નથી કરવાનું, તેમ નથી કરવાનું. કઈ બી લઈને આવી લાગે. ઓએસીએસ નું જયારે આમ આવ્યું મને તો કઈ ખબર નહીં હતી, પણ ઓએસીએસ નું બધું મને આ લોકો આવીને સમજાવી દે. આ નેક્સ્ટ ટાઈમ આવ્યો પાછું, લાસ્ટ યર આવેલો, તે બી બહુ જીત કરેલી ત્યારે આવેલો, હું આવતો જ નહીં હતો. નવસારીમાં એ લોકોની મીટિંગ થતી, એ લોકો જતા, મને કે પપ્પા આવજો, મેં હા કહી દેતો નહીં જતો, હા કહી દેતો નહીં જતો. હમણાં બી અત્યારે મેં એને કીધું મેં નથી આવવાનું. નાના પપ્પા તમે પ્રોમિસ કરેલું છે એમ કે આવવાની. મેં કહું હા સારું, મેં કહું 1-2 દિવસ માટે આવી જાઓ. આવ્યો હું, બહુ ખુશ છું એને જોઈને કે આજે બેઠીને 2 શબ્દો જે બોલી મને બહુ ગમ્યા. અને આ શબ્દો મારા ફ્રેન્ડ સર્કલ ની અંદર કહેતો જ ફરતો, અને બધા જ મને એમ કે તું છોકરીને બહુ અગાડી લઈ ગયો. એમ મેં કહું હું નહીં લઈ ગયો, એ લોકો જાતે ગયા છે, હું નથી લઈ ગયો. હજુ અગાડી લઈ જવામાં તમારો બહુ મોટો હાથ છે. તમને તો હું જોયા જ નહીં હતા, તમારું નામ સાંભળેલું હતું, આજે જોયા. આજે એટલે મીન્સ કાલે જોયા હતા, પહેલી વાર, આજે સેકન્ડ ટાઈમ. ચાલો બસ એટલું જ કહો. હવે રીતે પ્રોગ્રામ રાખતા જાઓ, બોલાવતા જાઓ. सो आई थिंक ये भी समझना है कि कैसे होनहार माँ बाप होते हैं और क्या उनका सपोर्ट होता है. ये दोनों माँ बाप ऐसे हैं, ये मुझे बहुत आपकी कहानियां सुनाती है और बहुत प्यार करती है आपको. मैं क्या बताऊं आपको, और बहुत ही मैं खुश हूं आज मिला आपको. और हम सबको ये सीखना है और देखना भी है कि कितने विनम्र और कितने आजाद दिल के माता पिता होते हैं. तभी ऐसी एक पावरफुल इंडिपेंडेंट एक लड़की जो 10-15 लड़कों को मार के गिरा सकती है ऐसी एक बच्ची पैदा होती है. सो आई थिंक बिग हैंड फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो. और एक छोटी चीज बता देता हूं आपकी तसल्ली के लिए कि मेरे मम्मी पापा थे, उसमें मेरे पापा भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, मुझे बहुत मारते पीटते थे. और ऐसी चीजें उन्होंने मुझे सुनाई है जो मैं आज याद करूं तो मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं, जो उस वक्त सुनने के लिए बहुत कठिन थी. लेकिन मैंने पापा को भी बोला बड़े होके, और मैं आज सबको भी बोलता हूं कि आज मैं जो भी हूं ना, वो पापा के उस वक्त के लफ्जों की वजह से हूं, नहीं तो मेरे अंदर का जो गुरूर है या इंसान है वो जगता नहीं. कभी कभी जरूरी होता है, और ये काम खास करके पापा करते हैं, क्योंकि मम्मी बहुत भोले और सॉफ्ट दिल वाली होती है, और पापा को पता है कि दुनिया के लिए, ये दुनिया से लड़ने के लिए बच्चों को तैयार कैसा करना. सो जो काम पापा कर सकते हैं वही मेरे पापा ने भी किया और आपने भी किया, और आपको करते रहना चाहिए. सब पापा को करना चाहिए.